नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने आधुनिक भारत में प्लासी की लड़ाई को देखा था, समझा था और उनके महत्व को लिखने का कोशिश किया था। साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हस्तक्षेप करना और साथ ही दीवानी राइट्स जैसे अधिकारों की बात करना शुरू कर दिया था। आगे हम देखेंगे कि प्लासी की लड़ाई के कारणों, उनके परिणाम स्वरूप जो भी बंगाल के क्षेत्र में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ और साथ में ही राजस्व विभाग में भी जो गड़बड़ियां आनी शुरू हुई, तो उनके कारण से एक और युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल सम्राट थे, और आपका अवध के नवाब शुजाउद्दौला के संयुक्त सेना का अंग्रेजों के साथ। उस ऐतिहासिक युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। उस ऐतिहासिक युद्ध का क्या नाम है दोस्तों? बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। तो आज के क्लास में हम लोग दोस्तों बक्सर के युद्ध को ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनके सारे पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बक्सर का युद्ध। दोस्तों, जेपीएससी मेंस 2024 जो है, आप लोगों को पता हो गया होगा कि इसका एग्ज़ाम जो है जून के मंथ में हो सकता है। पॉसिबल है कि लास्ट वीक तक हो सकता है मेंस, और रिजल्ट जो है संभवतः आप देखेंगे कि अप्रैल मंथ के लास्ट तक सरकार जारी कर देगी, क्योंकि अभी जो है रिवाइज आंसर की भी आप लोगों को मिल गया होगा। और आप लोगों ने मार्क्स, मुझे लगता है कि मार्क्स आप लोगों ने मिला लिया होगा कि कितना मार्क्स आ रहा है। और आप लोग जो है ना दोस्तों, कमेंट कीजिए, थोड़ा कमेंट भी कीजिए कि आप लोगों का मार्क्स ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है। हम लोगों को लगता है कि अगर ये स्कोर जो है ना आप लोगों का 120 के आसपास अगर है और 125 प्लस, अगर 125 प्लस आप जनरल का ले लीजिए और ओबीसी का 120 ले लीजिए, और देखेंगे 110 से लेके 115 के बीच में आपको मिलेगा SC ST का। ठीक है, और EWS का भी दोस्तों उसी के आसपास में जाएगा, 110 और 115 के आसपास। ठीक है, ये तो हम लोगों का एक सर्वे कहता है, सर्वे के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो आप लोगों का जो भी मार्क्स आ रहा है, आप अगर कमेंट करेंगे तो हमें पता ये चल जाएगा कि मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स का ऑन एन एवरेज मार्क्स आ रहा है, उस बेसिस पे क्या रिजल्ट संभव है। ठीक है, तो फिर आप अपना रिजल्ट के बेस पे थोड़ा सा उसमें क्या हो रहा है कॉन्फिडेंस ला सकते हैं और फिर जेपीएससी मेंस का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग इस पे ध्यान रखिएगा और कमेंट कीजिए, अपना मार्क्स को कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आधुनिक भारत के इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जो होती है भारत के इतिहास में, वो होती है बक्सर का युद्ध। और इस बक्सर का युद्ध का हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि आखिर इसका पृष्ठभूमि क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि यह जो युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध जो होती है, वो उनके पीछे का कारण हम लोग जानेंगे कि वो सब कारण क्या है। ठीक है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो पृष्ठभूमि में हम लोग देखिए क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि प्लासी के लड़ाई के बाद अंग्रेजों का क्या नीतियां रही। ठीक है, अंग्रेजों का नीतियों को देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि बंगाल का जो नवाब थे उनका क्या नीति रहा, और इन दोनों के बीच में जो है ऐसा क्या हो गया कि आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी लड़ाई बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, ये हम पूरा पृष्ठभूमि में देखेंगे।
फिर इसके बीच में देखेंगे कि ये घटना जो है कहाँ हुई और कब हुई, राइट। फिर देखेंगे कि युद्ध का परिणाम आखिर क्या हुआ। तो ऑब्वियस बात है, युद्ध का परिणाम में जो है अंग्रेज लोग जीत जाते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे कि उसका महत्व क्या रहा हमारे इतिहास में, है ना, भारत के इतिहास के लिए ये कितना इम्पोर्टेंस था। तो ये सारी बातें हम लोग जब लिखेंगे और देखेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स लाने का एक क्या हो जाएगा, तरीका पता हो जाएगा। तो ज़्यादा इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये तो इतिहास है। तो इतिहास में जो चीज़ें हो रही है और जो चीज़ें हुई थी उसी चीज़ को लिखना होता है। तो ज़्यादा अपना दिमाग तो लगाना नहीं है, इसीलिए इसको कहानी की तरह आप सुनिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें याद होती चली जाएगी, ठीक है। तो मैं अगर उस क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करूं, जिस क्वेश्चन को हमने पिछले क्लास में देखा था कि अंग्रेजों को वह कौन से दो युद्ध थे जिनकी वजह से राजनीतिक स्थायित्व हमारे देश में मिला, और साथ ही क्या हो गया, वो अपना क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर जो है हम लोगों ने पहला भाग देखा था प्लासी की लड़ाई, जो मेरा क्लास 4 था। अब हम लोग देखेंगे बक्सर का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम लोगों को बक्सर का युद्ध लिखना है तो मैंने बताया कि बक्सर का युद्ध जो है वो बेसिकली 1757 की प्लासी की लड़ाई ने ही लिख दी थी। उसकी पटकथा जो है वो प्लासी की लड़ाई से ही शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि यह युद्ध जो है, बक्सर का युद्ध जो होता है, वो भी बेसिकली बंगाल के नवाब और अंग्रेजी सरकार के साथ ही होती है। अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज मतलब उस टाइम तो सरकार बेसिकली क्राउन के हाथों में गया नहीं था, तो वो EIC के ही अंतर्गत सारे काम हो रहा था। तो इन्हीं दोनों के बीच में आप समझ लो ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इनके कारणों को हम लोग देख रहे हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लासी की लड़ाई में आखिर हुआ क्या, उसका परिणाम में आखिर क्या क्या चीज हुआ। तो प्लासी की लड़ाई आपको पता है कि सिराजुद्दौला हार गए, बंगाल का नवाब। तो मीर जाफर जो कि उसका सेनापति था, उसने सिराजुद्दौला यानी कि जो घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया और जो विश्वासघात किया, उसके रीजन से क्या हुआ, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ये आप लोगों को पता था। फिर अब मीर जाफर क्या करेगा, वादा जो अंग्रेजों ने पूरा कर दिया, तो इसको भी अपना वादा पूरा करना था भाई। तो उसने क्या किया, पूरा कंपनी जो है, कंपनी को और उसके कर्मचारियों को, इन दोनों को क्या किया, अपार धन दिया, बहुत ज़्यादा धन दिया। क्योंकि यही बात भी कही गई थी कि जब आप बंगाल का नवाब बन जाओगे तो हमें क्या, बहुत ज़्यादा हमें पैसा चाहिए, तो आप हमें पैसा दोगे। और फिर क्या, जो हम लोग ट्रेड करते हैं, जो हम लोग व्यापार करते हैं, उस व्यापार में भी हमें छूट देना होगा। ये सारी बातें कही गई थी, ठीक है, मीर जाफर से। तो मीर जाफर भी उसी वादा को पूरा करना चाह रहा था। तो देखिए, शुरू में मीर जाफर जो था ना, बिल्कुल क्या चाहता था कि वो बंगाल का नवाब बनकर रहे। तो वो जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, यानी इकोनॉमिक के क्षेत्र में, दूसरा उसके राजनीतिक क्षेत्र में जो उथल पुथल आ रही थी, उस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन बाद में उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। तो देखिए आगे क्या हो रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये जो धन दौलत इसको मिलता है बंगाल के नवाब से, उस धन दौलत का उपयोग जो है दक्षिण भारत एवं फ्रांसीसियों को हराने के लिए लगा दिया जाता है, ठीक है। अब इतना सारा धन जो है, आप लोगों को मालूम है कि सबसे ज़्यादा समृद्ध इलाका जो था वो हमारा बंगाल ही था। उस समय सबसे अच्छा व्यापार जो होता था बंगाल से होता था, और बहुत सारे उत्पादन
होते थे, आपका सूती वस्त्र से लेकर, है ना, जूट से लेकर अदर जो भी व्यापार के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती थी, वो सारी चीजें यहाँ पर मिलती थी। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना जो पैसा मिला, उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो किस क्षेत्र में करेगा? मैंने बताया कि दक्षिण भारत में बहुत सारे राजा उसके विरुद्ध हो गए थे, उन सभी से लड़ाई करेगा, उसमें ये पैसा लगाएगा। और सबसे बड़ा जो विदेशी में इसका दुश्मन था वो था फ्रांसीसी, उसको हराने में लगाएगा। अब फिर आगे क्या होता है कि प्लासी की विजय ने कंपनी और उसके नौकरों को बंगाल के असहाय जनता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए उस समय मीर जाफर जो था ना, वो भी जनता का साथ नहीं दिया था, ना राजा का ही साथ नहीं दिया था, तो जनता का क्या साथ देता? वो अंग्रेजों के साथ हो गया था और अंग्रेजों का ही देख रेख करता था, क्योंकि अंग्रेजों के जरिए ही वो नवाब बना था। ठीक है, तो उस समय क्या हो गया, असहाय जनता हो गया, तो उसको इतना लूटा मत पूछिए। ठीक है, पूरा पूरा बंगाल जो है ना धीरे धीरे दरिद्र की ओर चला गया, समृद्ध से दरिद्र की ओर चला गया। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि मीर जाफर का कार्यकाल जो था ना, वो 2 कार्यकाल था। मीर जाफर 2 समय में नवाब बना बंगाल का, वो किन कारणों से और कैसे, ये भी हम लोग देखेंगे। तो मीर जाफर जो है सबसे पहले 1757 से 1760 तक नवाब बन के रहते हैं। ठीक है, और इस दौरान इसको ये तो महसूस बिल्कुल हो जा रहा है कि वो झूठ मूठ का नवाब बना हुआ है, उसके हाथ में किसी भी तरीके का अधिकार है ही नहीं, पूरा पूरा अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। तो मीर जाफर के साथ और भी क्या क्या चीजें होती है ये हम लोग देखेंगे, लेकिन इस दौरान इसको पूरा पूरा ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि ये जो है अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया है सिराजुद्दौला के खिलाफ जाकर। अब क्या होता है, कंपनी का जो लालच है ना वो काफी ज्यादा बढ़ गया होता है। उनके अधिकारी जो हैं वो नवाब से दिन रात जो है उपहार मांगते रहता है या फिर कुछ रिश्वत मांगते रहता है। ठीक है, और इसके वजह से क्या हो रहा था, बंगाल का नवाब का जो खजाना कभी पूरा पूरा भरा हुआ रहता था, है ना, कामधेनु गाय सुने होंगे उसके, यानी कि उसके पास से क्या होता है, कामधेनु गाय के पास से कभी धन समाप्त नहीं होता है, वो समझ लिया था अंग्रेज अधिकारियों ने और उसको लूटे जा रहा था। ठीक है, तो खजाना क्या हो गया, धीरे धीरे खाली हो गया। तो देखिए 1760 ईस्वी में और क्या होता है, 1760 ईस्वी में आपको पता है ना, ये क्लाइव साहब जो है 1760 में हमारा जो क्लाइव साहब है वो वापस चला जाएगा इंग्लैंड। कहाँ चला जाएगा दोस्तों? इंग्लैंड चला जाएगा, इंग्लैंड उसको बुला लिया जाएगा। तो ये इंग्लैंड चला जाता है काफ़ी ज़्यादा धन लेकर। तो इसी दौरान क्या होता है कि एक दो और अंग्रेज अधिकारी वहाँ पर गवर्नर बनते हैं, उसमें से मुख्य नाम जो है वो आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक तो था हॉलमैन, ये नाम आपका प्लासी की लड़ाई में भी आया था, याद कीजिए, हॉलमैन हो गया। फिर दूसरा एक था विंस्टार्ड। ठीक है, विंस्टार्ड। तो देखिए ये लोग अभी क्या करेगा, बंगाल हो रहा है धीरे धीरे गरीब। अब मीर जाफर को यह बात समझ में आ गई कि अगर मैं अंग्रेजों के साथ इसी तरीके से देता रहा तो वो हमें लूट लूट कर बर्बाद कर देगा। और धीरे धीरे वो क्या होता है, अंग्रेजों का जो रिश्वत मांगने का तरीका था, उपहार मांगने का तरीका था, है ना, उसको पूरा करने में वो असमर्थ हो जाता है, अब उससे होता नहीं है। तो अब जो 1760 ईस्वी में, है ना, के शुरुआत में जब क्लाइव साहब यहाँ से चले जाते हैं तो ये हॉलमैन हो गया, विंस्टार्ड हो गया, तो ये अधिकारी क्या करता है, जो मीर जाफर होता है उसको हटाने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि मीर जाफर जो है वो तो इनके जो पैसा मांगने का जो था, जो पैसा मांगते थे, जो रिश्वत मांगते थे, उसको पूरा नहीं कर पा रहा।
इसलिए ये तो बेकार हो गया अंग्रेजों के लिए, इसलिए इसको हटाने का प्रयास कर रहा था। तो किस तरीके से, तो वहाँ की जनता, वहाँ का जमींदार, उन लोगों को अपने तरफ लाकर जो है बंगाल के नवाब को हटाने का प्रयास किया जा रहा था। और इस दौरान और भी क्या क्या होता है, मीर जाफर जो है ना, वो अदर जो विदेशी होते हैं जैसे डच हो गया, फ्रांसीसी हो गया, बेसिकली उस टाइम बंगाल के आसपास में ज़्यादा डचों का ही प्रभाव रहता है। तो डचों से वो मुलाकात करने लगता है, क्यों, क्योंकि वो अंग्रेजों के का क्या होता है, अंग्रेजों का दुश्मन होता है। तो यही तो वो दुश्मनी ही तो चाहता था, उसी के साथ वो दोस्ती करना चाह रहा था मीर जाफर। तो पहला एक कारण ये हो गया। दूसरा हो गया कि उस टाइम जो है दिल्ली का जो नवाब था वो थे शाह आलम द्वितीय। देखिए ये सब पॉइंट मैं बाद में लिखा भी हूँ, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि बताना जरूरी है। शाह आलम द्वितीय जो है वो आपका दिल्ली का बन जाता है क्या, दिल्ली का सम्राट बन जाता है। और दिल्ली का सम्राट बनते ही वो क्या चाहता है कि बंगाल अपने अधिकार क्षेत्र में आ जाए। पहला कारण आपने देखा कि मीर जाफर जो है अपने आप को मजबूत करने के लिए अन्य विदेशियों से मदद मांगने लगता है। दूसरा क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय दिल्ली में सम्राट बनता है 1759 में। और इस समय जो है बंगाल अभी भी काफ़ी ज़्यादा व्यापार करता रहा है ना, तो उसी पे शाह आलम द्वितीय अधिकार करना चाहता है। फिर इस बीच में और क्या होता है, मीर जाफर का बेटा, आपने देखा था कि मीर जाफर का बेटा जो है सिराजुद्दौला को मार देता है प्लासी की लड़ाई खत्म होने के बाद। तो इसकी हो जाती है मृत्यु, ये मर जाता है। तो इसके मरने के बाद क्या होता है, उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो जाती है। किस चीज़ का, उत्तराधिकारी का, कि आगे नवाब कौन बनेगा, इसका शुरुआत हो जाती है। और एक बात आपको बता दूं, इसमें जो हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण नाम पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे मीर कासिम का। किसका पढ़ेंगे दोस्तों, मीर कासिम का पढ़ेंगे। तो ये जो मीर कासिम होता है वो मीर जाफर का दामाद होता है। और वो भी एक उसको क्या एक फौजदारी दी गई है कुछ क्षेत्रों का, ठीक है, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका होता है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा सशक्त आदमी होता है, काफ़ी शक्तिशाली आदमी होता है, काफ़ी योग्य आदमी होता है। मैं क्या बता रहा हूँ, मीर जाफर के आसपास और बंगाल में क्या क्या घटनाएं हो रही है अभी। तो ये सारी बातें हो गई। फिर और क्या होता है, आपने और एक नाम सुना होगा, राय दुर्लभ, ठीक है ना, वो हमने प्लासी की लड़ाई में बताया था। तो राय दुर्लभ जो होता है वो बंगाल का एक प्रमुख व्यक्ति होता है ना। तो वो क्या होता है, अंग्रेजों की शरण में चला जाता है और वो क्या देखता है कि मीर जाफर जो है हमें व्यापार ठीक से करने नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पाबंदी धीरे धीरे लगाना शुरू कर दिया था मीर जाफर, राइट। तो ये सारी घटनाएं घट रही थी मीर जाफर के साथ, ये सारी घटनाएं घट रही थी उसका फर्स्ट कार्यकाल में। और वो फर्स्ट कार्यकाल कब था, मैंने बताया 1757 से 1760 में। अब आगे क्या होता है देखिए, ये मैंने सारी चीजें बता दिया, अब मैंने क्या क्या लिखा है वो देखिए, है ना। फिर मैंने लिखा है एक व्यक्ति का नाम था कार्लन माल्सन। ये कार्लन माल्सन जो थे उन्होंने कहा कि उस समय कंपनी का इस तरीके से विचार हो गया था कि वो कहता था कि जितना लूट सको लूटो, है ना, और बंगाल को बर्बाद कर दो। और इसका सबसे ज़्यादा मतलब फर्स्ट व्यक्ति जो थे शुरुआत करने वाले वो क्लाइव ही थे। ये हमेशा जो है नवाब से रिश्वत मांगते रहते थे। फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल से जितना धन संपत्ति मिलता था, है ना, और जो प्रमुख क्षेत्र था अंग्रेजों का बम्बई और मद्रास, उस क्षेत्र में जो भी खर्चे होते थे उन खर्चों को बंगाल के नवाब में डाल दिया गया कि भाई आप खर्चा करोगे। फिर और एक बहुत बड़ी बात कह दी कि कंपनी चाहता था कि वो जितना भी निर्यात हमारे देश में करता है, यानी कि जितना भी सामान
यूरोप से लाकर हमारे देश में बेचता है, उन सामानों को बंगाल के नवाब ही खरीदेंगे और वही बेचेंगे। और इससे क्या होगा कि अंग्रेजों को ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, वो सारा सामान वहीं पर बेच देगा और सस्ता में बेच देगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो रही थी अभी, है ना, मीर जाफर के आसपास। फिर मैंने तो ये भी पॉइंट आपको बताया कि कामधेनु गाय अपने आप, मतलब अंग्रेज जो है, EIC जो है, वो पूरा पूरा जो है इस क्षेत्र को, बंगाल के क्षेत्र को कामधेनु गाय समझ लिया था कि इसका धन कभी समाप्त नहीं होगा, इतना धन है, इतना लूट मची हुई थी। तो फिर क्या होता है कि जब मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का मांग पूरा नहीं करने लगता है तो उसको 1760 ईस्वी में हटा दिया जाता है। ठीक है, उसको 1760 ईस्वी में हटा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप नवाब के पद से हट जाइए, आपके जगह मीर कासिम को लाया जाएगा। और मीर कासिम कौन है? मीर कासिम इसी का दामाद है जो अभी फौजदारी कर रहा होता है। ठीक है, अब मीर कासिम जो है वो भी नवाबी, यानी कि नवाब बनना चाहता था ना, अपने आप को नवाबी जैसा रखना चाहता था। अब नवाब मतलब हम लोग जानते हैं ना, आज के समय में भी नवाब, बड़ा नवाब बनने आया, ये बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है? मतलब पूरा ठाट बाट, है ना, उसमें पूरा शक्ति रहेगा, वो पूरा समाज का एकलौता इंसान होगा जो सारे नियम कानून बनाएंगे, इस तरीके का ठाट बाट होना मांगता था। बट ऐसा संभव नहीं हो पाया। क्यों संभव नहीं हो पाया? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ये जाफर के मन में अब जैसे हमारे प्रति, है ना, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरीके से उसके अंदर भावना पैदा होने लगी, उसी तरीके से मीर कासिम में भी हो सकता है, क्योंकि मीर कासिम तो मीर जाफर से भी ज़्यादा योग्य, है ना, और शक्तिशाली राजा था। तो फिर इस समय क्या हुआ कि मीर कासिम का जो कार्यकाल रहा वो 1760 से 1763 ईस्वी तक रहा। लेकिन मीर कासिम का देखिए कार्यकाल तो 1763 तक रहा। मैं बता रहा था कि बक्सर का जो लड़ाई होता है 1764 में होता है, तो ये मीर कासिम के साथ ही होता है। क्यों होता है ये अभी पता चलेगा आपको। तो जैसे ही मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है तो अंग्रेजों का, यानी कि अपनी आकाओं का, है ना, उसको तो कुछ देना है ना। तो एक संधि होता है, जिस संधि के तहत मीर कासिम क्या करता है, कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, इन जिलों का जमींदारी सौंप देती है। और साथ ही क्या करती है, 29 लाख रुपए की रिश्वत भी देती है। बताइए, 29 लाख रुपए का रिश्वत देती है। यह बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, उस समय के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब मीर कासिम को भी धीरे धीरे ये लगने लगा कि हम तो अंग्रेजों का बस कठपुतली मात्र हैं, हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं लग रहा, ना ही खजाना हाथ लग रहा है और ना ही हमारे पास किसी तरीके का शक्ति है, किसी तरीके का पावर है। ठीक, तो फिर अब ये क्या करेगा, अब धीरे धीरे ये अंग्रेजों के ही खिलाफ जाना शुरू करेगा। और सबसे पहले क्या करता है, अंग्रेजों को की उन नीतियों को समाप्त करने की कोशिश करता है जिसके जरिए अंग्रेज शक्तिशाली बनते जा रहे थे। जिस तरीके से 1717 में जो अंग्रेजों को फरमान प्राप्त हुआ था, उस फरमान का गलत उपयोग करते थे। उन सारे चीज़ों को ये दूर करना चाह रहा था। ठीक, तो अपनी नीतियां शुरू जो है सुधार करना शुरू करेगा। तो मीर कासिम को ऐसा लगा कि अपनी आज़ादी अगर बनाए रखना है तो आपके पास भरा हुआ खजाना होना चाहिए और दूसरा कुशल सेना आवश्यक है। तो ये दोनों मिलेगा किस तरीके से, यानी कि अब जो है ये राजस्व नीति भी अपनाएगा और दूसरा क्या, अपनी सैन्य शक्ति को भी सुधार करेगा, सैन्य शक्ति उस पर भी सुधार करेगा। ये दोनों ही चीज जब तक नहीं आएगी, मीर
कासिम को ये समझ है कि वो अच्छा नवाब नहीं बन सकता है, उसका अधिकार बंगाल क्षेत्र में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आगे इसी बात पे वो अमल करेगा और अपना सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को, है ना, सार्वजनिक अव्यवस्था जो फैली हुई थी उसको संभालने का प्रयास करेगा, राजस्व प्रशासन से भ्रष्टाचार को मिटाएगा और अपनी आय बढ़ाने तथा यूरोपीय तर्ज पर आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने का कोशिश करेगा। और ये करता भी है, धीरे धीरे क्या करता है, अपना जो सेना होता है उस सेना में विदेशी अधिकारी को रखता है। ठीक है, फॉरेन अधिकारियों को रखता है ताकि उसके सैनिक को वो अच्छे तरीके से सिखा पाए। फिर दूसरा क्या करता है, अपनी जो राजधानी है, सबसे पहले तो यही चीज करता है वो, अपनी जो राजधानी है, आपको पता है ना इसका कैपिटल जो था वो मुर्शिदाबाद में था, अब राजधानी चेंज करके वो ले जाएगा मुंगेर। कहाँ ले जाएगा दोस्तों? मुंगेर में ले जाएगा। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मुंगेर जो है वो कलकत्ता से बहुत दूर होता है और कलकत्ता में कौन बैठा हुआ है? अंग्रेज अधिकारी लोग बैठे हुए हैं। तो इससे क्या होता है, प्रशासनिक तौर पे जो एक प्रभुत्व बनता था अंग्रेजों का बंगाल के नवाब के ऊपर, वो बन नहीं पा रहा, तो अंग्रेज हो जाएंगे इससे गुस्सा। और फिर विदेशी अधिकारियों को जो ये रखते थे और अपना सेना को मजबूत करने का कोशिश कर रहे थे, है ना, उससे भी हो जाएगा गुस्सा। अब मीर कासिम क्या करता है, मुंगेर में मीर कासिम जो अभी नया कैपिटल बनाया है मुंगेर, उसमें किलेबंदी भी शुरू करेगा ताकि कोई हमला करे तो अपने आप को बचाया जा सके भाई। तो इस किलेबंदी के रीजन से अंग्रेज लोग और खफा हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खफा हो जाते हैं। तो अब अंग्रेज लोग क्या करेगा कि इस किलेबंदी के खिलाफ अपना एक सैन्य टुकड़ी भेजेगा पटना। कहाँ भेजेगा दोस्तों? पटना, क्योंकि पटना में भी जो है बंगाल के नवाब का ही अधिकार होता है। पटना भेजेगा और इसको जो है एक अंग्रेज अधिकारी होता है एलिस, ठीक है, एलिस, ये उस किले को पटना में, है ना, जीत हासिल कर लेगा और बंगाल का जो सैनिक बंगाल के नवाब का जो सैनिक होता है, मीर कासिम का जो सैनिक होता है, उसको हरा दिया जाएगा। लेकिन 1763 ईस्वी में जून, है ना, 1763 में फिर से क्या करेगा, मीर कासिम पटना में हमला करेगा और उसको, एलिस को कैदी बना लेगा और इसके साथ साथ अन्य अंग्रेज अधिकारी और सिपाही को भी कैदी बना लिया जाएगा। ठीक है, ये घटना अभी घटती है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि पटना में एक घटना घटती है जिसको बोलते हैं क्या, पटना हत्याकांड। ठीक है, जिस तरीके से प्लासी में ब्लैक होल देखे उसी तरीके से यहाँ जो है बक्सर की लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में पटना का हत्याकांड देखेंगे। और ये भी जो है अंग्रेजों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि अंग्रेज लोग ही कहता है कि ये पटना का हत्याकांड है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में कई सारे झड़प होते रहते हैं, उसी दौरान ये घटना घटती है। ठीक है, तो ये हमने देखा, हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि मीर कासिम जो है सैन्य शक्ति को बढ़ावा देगा और साथ ही अपना अर्थव्यवस्था का भी सुधार करेगा। तो इसने क्या किया, ये मैंने बताया कि मीर कासिम ने 1717 के फरमान के गलत प्रयोग पर रोक लगाने की कोशिश करी। अंग्रेजों से दोबारा जो दस्तक गलत उपयोग होता था अपने ही व्यापारियों के लिए, उस पर भी रोक लगाया। फिर भारतीय व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए आंतरिक व्यापार पर जो है महसूल यानी कि चुंगी कर, है ना, आज के समय में आप एक्साइज ड्यूटी समझ सकते हो, है ना, तो उस पर जो है क्या किया, मतलब उसको हटा ही दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि 1717 के फरमान के जरिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को ये छूट मिली थी। तो मीर कासिम देख रहा है कि अगर मुझे अपना
जब मुझे मुझे मेरा खजाना जो है भर नहीं रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या है किसी के ऊपर कर लगाने का। तो हमारे व्यापारियों को भी छूट मिले भाई, तो उसने भारतीयों को भी इससे छूट दे दी। ठीक है, तो इससे जो है अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो देखिए अंग्रेजों का गुस्सा होने का बहुत सारे रीजन मैंने बताए। ठीक है, ये सारे रीजन्स अगर आप लिखते हैं तो पृष्ठभूमि अपने आप तैयार हो जाएगी। यानी कि आप क्या करो ना, पहले मीर जाफर के कहानी को बताओ कि भाई मीर जाफर के साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या निर्णय लिया, फिर आप बताओ कि मीर कासिम ने क्या क्या निर्णय लिया। ठीक है, और उसके रीजन से अंग्रेजों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये दोनों ही आप लिखोगे, तभी बक्सर की पृष्ठभूमि कंप्लीट तैयार होगी और वही उनका तत्कालिक कारणों में से एक होगा। ठीक है, तो मीर कासिम अब क्या करता है, खुद को मीर कासिम खुद को स्वतंत्र शासक समझने लगता है और अंग्रेज उल्टा कहता है कि नहीं तुम मेरी कठपुतली हो। तो दोनों ही तो संभव नहीं है भाई, मतलब अब एक मयान में दो तलवार तो नहीं रह सकती है, चिटपिट तो होगा ही, धार से धार तो टकराएगा ही। तो यही होगा। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ता है दोनों का, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच छोटी छोटी लड़ाइयाँ होते रहती है, जैसे मैंने अभी पटना का एक कांड बताया। उसी समय फिर क्या होता है ना कि अंग्रेज लोग जो है ना, यानी कि ईआईसी मुर्शिदाबाद, जो बंगाल का नवाब जो है छोड़ दिया था ना, इसे राजधानी से हटा के मुंगेर ले गया, तो इस मुर्शिदाबाद पे ईआईसी जो है आक्रमण कर देता है। तो इससे बंगाल के नवाब मीर कासिम हो जाते हैं गुस्सा। तो वो फिर क्या होता है, वो दौड़ता है किधर की ओर, वो दौड़ता है मुर्शिदाबाद की ओर। ठीक है, और अपनी सैन्य टुकड़ी लेकर आता है। तो दो तीन झड़प और होती है, क्या क्या होती है, एक कोटवार का लड़ाई होता है। ठीक है, फिर बीच में और एक लड़ाई होती है, और फिर लास्ट में एक राजकमल का भी युद्ध होता है। ठीक है, तो ये सब लड़ाइयों में क्या होता है, मीर कासिम धीरे धीरे हारना शुरू हो जाता है, वो हारते जाता है। इन छोटी छोटी लड़ाइयों के को हारने के बाद मीर कासिम धीरे धीरे क्या होता है, पटना की ओर भागना शुरू करता है। किधर की ओर, पटना की ओर। अब यहीं से क्या होगा, घटनाएं शुरू हो जाएगी। अब ये कब होता है, ये 1764 में होता है। ये सारी घटनाएं जो है 1764 के शुरू में होती है। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, पटना की ओर भागेगा, पटना की ओर भागेगा और वहां पर क्या करेगा, जो मैंने अभी बताया था ना, एक नाम बताया था एलिस, और उसके जितने सारे साथी होंगे उन सबको मार देगा, उन सबको मीर कासिम मरवा देगा। और फिर क्या करेगा, वो भागते भागते पहुंच जाएगा अवध। कहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों, अवध पहुंच जाएगा। यहीं से तो कहानी अब शुरू हो जाएगी कि 1764 में बक्सर की लड़ाई क्यों होती है। तो ये सारे कारण आपको पता चल गया कि मीर जाफर को एक बार बनाया गया प्लासी की लड़ाई के बाद नवाब, उसके बाद फिर उसको 1760 में हटा दिया गया। फिर मीर कासिम को बनाया गया, मीर कासिम भी 1763 में क्या होता है, बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ता है और लास्ट में हारना शुरू होता है, तो वो भी भाग जाता है। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारी क्या करता है, मीर जाफर का एक दूसरा बेटा होता है निजामुद्दौला, उसको बैठा देता है गद्दी पे। ठीक, वो भी हम लोग देखेंगे अभी। तो अभी ये घटना शुरू हुई कि पटना जो है पहुंचता है, हार इधर तो हार गया, बंगाल के क्षेत्र में मीर कासिम जो है हारता चला गया, मुर्शिदाबाद की ओर बढ़ रहा था लेकिन वो बढ़ नहीं पाया, वो हारते चला गया। तो वो वापस पटना की ओर लौटा और पटना में जो कैदी था उन लोगों को मार देता है। तो वो हो गया अंग्रेजों के लिए पटना का हत्याकांड। उसमें भी 100 से ज़्यादा लोग मरे थे। ठीक है, अब ये भागते भागते पहुंचेगा कहाँ दोस्तों, ये भागते भागते अवध का नवाब उस टाइम जो होता है वो था सुजादौल्ला। तो ये सुजादौल्ला के पास पहुंचेगा और सुजादौल्ला के शरण में जाते ही इसको पता चलेगा कि यहाँ पर तो ऑलरेडी मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय मौजूद है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 शासक हो गए, 3 शासक हो गए। एक हो गया अवध का नवाब, दूसरा हो गया दिल्ली का सुल्तान,
और तीसरा हो गए जो भाग रहे हैं बंगाल का नवाब मीर कासिम। ये 3 आदमियों के बीच में एक संधि होगी और इस संधि के जरिए ये निर्णय लिया जाएगा कि हम लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ जाना चाहिए और बंगाल को पूर्ण अधिकार में ले लेना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज लोग पूरे हमारे राज्यों के लिए बहुत ही खतरनाक है, वो हमें राज्य करने नहीं देगा। ठीक, तो तीनों के बीच में ये निर्णय हो जाता है। आपको इसके पीछे अगर कारण आप जानना चाहते हैं तो आपको पता है कि अवध जो है वो बंगाल से सटा हुआ है, और बंगाल में अगर अंग्रेजों का अधिकार हो गया है, अंग्रेजों का अधिकार हो गया है, तो अब अवध में भी तो जाने में देर नहीं लग सकती है। तो इसका डर शुजाउद्दौला को सता रहा था। दूसरा, दिल्ली का जो सुल्तान था यानी कि शाह आलम द्वितीय जो थे, वो पहले से ही बंगाल पे अधिकार करना चाह रहा था, और अभी एक मौका मिल रहा है कि मीर कासिम के द्वारा दावत दिया जा रहा है कि हम लोग उसके ऊपर आक्रमण करें। तो इन तीनों की सेना जो है धीरे धीरे क्या होता है, पटना की ओर बढ़ना शुरू करता है। और इधर से क्या होता है, अंग्रेज लोग उस पटना हत्याकांड के रीजन से, है ना, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में रहते हैं और ये भी उधर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अवध और पटना के बीच में एक जगह मिलता है इसको बक्सर, और 22 अक्टूबर 1764 को जो है अंग्रेजी सेना और इन तीनों की सैन्य संगठन के साथ जो है लड़ाई शुरू होती है। वैसे तो शाह आलम द्वितीय और आपका मीर कासिम का कोई ज़्यादा सैनिक था नहीं, क्योंकि ये लोग भगोड़े थे, ठीक है, और शाह आलम द्वितीय, इन दोनों के बीच में ज़्यादा सैनिक था नहीं। तो जितने ज़्यादा जो भी सैनिक थे वो थे शुजाउद्दौला के हाथ में। तो शुजाउद्दौला के पास वैसे बहुत बड़ी सेना थी, वो छोटी सेना थी नहीं, अवध का नवाब थे वो। तो लगभग 50,000 सैनिक था इन तीनों के बीच में। लेकिन आप जानते हैं कि इन तीनों के बीच में ये सारी चीज़ें तो थी, बट इनके पास जो है ज़्यादा आधुनिक हथियार नहीं थे, ज़्यादा आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे। और इधर अंग्रेजी सेना का जो कमान संभाले हुए था वो थे मेजर हेक्टर मुनरो, और इसके पास सैन्य शक्ति जो थी वो लगभग 7,000 के आसपास थी, लेकिन सारे सैनिक जो है प्रशिक्षित और नए हथियारों से लैस। तो क्या होता है, घमासान युद्ध होता है और मात्र 3 घंटे चलती है। कितना चलती है दोस्तों? ओनली 3 घंटे चलती है, और इस 3 घंटे में ही युद्ध का परिणाम पूरा क्लियर हो जाता है। और यह पता चलता है कि मीर कासिम जो है डर के मारे फिर से भाग गया, और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है कहीं पर वाराणसी के आसपास। और फिर शाह आलम द्वितीय जो है वो भागा अंग्रेजों के पास गोद में समा गया, यानी कि उसके गोद में गिर जाता है। ये तो भागते रहता है, वैसे भी मुगल सम्राट अब क्या होता है, कठपुतली ही बन के रहता है, हमेशा भागते रहता है, किसी ना किसी से डर के मारे भागते रहता है। तो अभी क्या किया, अभी ये अंग्रेजों से डर गया तो अंग्रेजों के पास चला गया। ठीक, तो ये सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई होती है। तो ऐसा क्यों हुआ, मैंने ये भी बता दिया कि विशाल सेना तो थी उसके पास, लेकिन कुशल सेना नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों के पास कुशल सेना थी। और भी एक बात थी, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, वो था विश्वासघात। वो क्या था दोस्तों? विश्वासघात। देखिए, अभी उस तीनों का जो सैन्य संगठन था उसमें भी बहुत सारे विश्वासघाती पर्सन थे। जैसे एक नाम आप सुनेंगे, सिताब राय, ठीक है, एक नाम सुनेंगे बिहार का राजनारायण, ठीक है। तो ये सारे व्यक्ति कुछ थे जिन लोगों ने युद्ध के क्षेत्र में जो है धोखा दिया था। प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर ने धोखा दिया था, और यहाँ पर जो है इन लोगों ने धोखा दिया था। वो इसीलिए ये सब क्या होता है, आराम से हार जाता है। तो शुजाउद्दौला भी क्या करता है, जाके अंग्रेजों की शरण में चला जाता है।
कि भाई उसका भी नवाबी ना छिना जाए। ठीक। और शाह आलम तो पहले ही से ही पैरों में गिर गया है, उनके पास तो कोई शक्ति है नहीं। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना, इन तीनों क्षेत्रों का निर्विवाद रूप से शासक बना दिया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि यहाँ पर दो बड़ी शक्तियां हारी थी, एक तो दिल्ली का और दूसरा अवध का, और उत्तर भारत का, ये दोनों ही शक्ति सर्वश्रेष्ठ थी। ठीक है, और ये दोनों ही शक्ति जो है हार गई थी इस युद्ध में। फिर क्या हुआ कि बंगाल का जो नवाब था उससे सारी शक्तियां जो है छीन ली गई, सैन्य शक्तियां छीन ली गई। ठीक है, और फिर अंग्रेज अधिकारी ही क्या करते थे, उसके सैन्य संगठन में एक नायाब सूबेदार को नियुक्त करते थे, और इस नायाब सूबेदार को कोई नहीं हटा सकता था जब तक अंग्रेज ना चाहे। यानी कि एक तरीके से आप देखें तो पूरा पूरा सेनापति का अधिकार और एक तरीके से राजा का भी अधिकार जो है नायाब सूबेदार को दे दिया गया। और बाद में आप देखेंगे एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, उसके जरिए बंगाल का नवाब जो है अपनी सैन्य शक्ति को नहीं बढ़ा सकता है, उस पे यानी ये उसी का भाग ये है नायाब सूबेदार। ठीक है, और साथ ही क्या संगठन में और तेजी भी, यानी कि सैन्य शक्ति को बढ़ा नहीं सकता है, ये संधि में बात कही गई थी, शर्त रखी गई थी। तो चलिए, ये हमने देख लिया कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई होती है, किनके किनके बीच, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि अंग्रेज लोग क्यों जीत गए। अब उसके परिणाम स्वरूप हमने देखा कि शाह आलम द्वितीय जो है और शुजा-उद-दौला, ये दोनों अंग्रेजों के दरबार पहुंच जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, और मीर कासिम जो है वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। ठीक, इतना हो गया बक्सर के युद्ध का परिणाम। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था मीर कासिम का बाद में मृत्यु हो जाती है, वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है 1777 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसको मतलब पाया जाता है कि ये मीर कासिम ही है, ऐसा समझ में आता है उसको। ठीक, इस युद्ध ने अंग्रेजों के लिए क्या किया, दिल्ली का रास्ता साफ कर दिया, और अंग्रेजों के हाथ गंगा का बृहद मैदान भी लग गया, जो पहले नहीं था। पहले बंगाल के क्षेत्र का इतना उपजाऊ भूमि तो था ही, अब उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक का इलाका जो सबसे ज़्यादा आपका क्या है, हमारा देश का गंगा मैदान है ना, गंगा का मैदान है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि पाई जाती है। ठीक, तो वो पूरा पूरा इनके हाथ लग गया। ठीक है, और फिर क्या किया, प्लासी का जो परिणाम था, है ना, उसको और भी मजबूत किया और भी सशक्त किया। ठीक, और अंग्रेजों को इकलौता शक्तिशाली संगठन बना दिया। ठीक है, अब मैंने जैसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिख के रखे हैं, इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं बीच बीच में। ठीक है, जैसे मीर कासिम के बारे में आप लिखेंगे तो मीर कासिम क्या था, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाने वाला व्यक्ति थे। मीर कासिम नवाब से पहले पूर्णिया तथा रंगपुर का फौजदारी करते थे। ठीक है, इन्होंने सेना का गठन जो है यूरोपीय पद्धति से करने पर ज़्यादा ध्यान दिया था और सबसे पहले व्यक्ति थे। और मुंगेर में जो है जो अपनी कैपिटल बनाया था मीर कासिम ने, वो तोपे बनाने की व्यवस्था की थी। जो मतलब यूरोपीय पद्धति से जो सेना बनाएगा तो उसके लिए हथियार भी तो चाहिए, इस हथियार को यहाँ से बनाया जाएगा। फिर हमने ये भी बताया कि आगे क्या होता है कि मीर जाफर जो है, जब आपका यहाँ एक बात मैंने शायद गलत बताई थी कि मीर कासिम जब भाग जाएगा तब फिर से मीर जाफर को अंग्रेज क्या करते हैं, नवाब बना देते हैं। फिर मीर जाफर के बाद इसकी मृत्यु जो होती है वो हो जाएगी, तो फिर किसको नवाब बनाएगा, मीर जाफर के बाद फिर से निजामुद्दौला को बनाएगा। ठीक है, तो मीर जाफर का 2 बार कार्यकाल आएगा। एक बार मैंने बताया ना कि 1760 तक रहता है, 1757 से 1760 तक रहेगा। फिर 1760 से 1763 में मीर कासिम होगा, फिर से ये बंदा आएगा
1763 से लेके 65 तक बना हुआ रहेगा। फिर निजामुद्दौला को बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसी बीच में क्या होगा ना, जो 1760 में मैंने बताया ना, 1760 में जो क्लाइव इंडिया छोड़ के चला गया था, ये क्लाइव वापस इंडिया आएगा 1765 में, 1765 में आएगा। और जो हेक्टर मुनरो थे वही इनको बुलाते भी हैं, कहते हैं कि हमने तो ऐसा ऐसा कारनामा कर डाला है, इतना बड़ा सैन्य शक्ति को हरा दिया है, अब आइए और इन लोगों के साथ डील कीजिए, ठीक है। और ये डील करने में तो बहुत माहिर व्यक्ति था, ये तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। कर्नाटक का युद्ध होता है साउथ में, तो यही बंदा था जो दूसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध में काफ़ी अच्छा काम किया था, बताए भी होंगे मैं शायद, ठीक है। तो ये बंदा जो है ना 1765 में इंडिया आ जाएगा, और फिर ये जो हारे हुए बंदे हैं इन लोगों के साथ संधि करेगा। सबसे इसको बोलते हैं इलाहाबाद का संधि। सबसे पहले जो इलाहाबाद का संधि होती है वो होती है लॉर्ड, यानी कि ये जो अंग्रेज अधिकारी हैं क्लाइव जी और शाह आलम द्वितीय के बीच में, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में होगा। इसके जरिए क्या होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स जो है ईआईसी कंपनी को मिल जाएगा। मतलब राजस्व वसूल करने का पूरा पूरा अधिकार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा इसके जरिए। साथ ही इसमें अब देखिए, ये तो अंग्रेजों को दिया गया चीजें हुआ। अब जब संधि होती है तो दोनों तरफ से संधि होती है ना, तो इसमें शाह आलम द्वितीय क्या होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अवध के अधिकार में होता है, अवध के अधिकार में होता है, उन क्षेत्रों का भी जो अधिकारी जो है शाह आलम द्वितीय बनना चाहता है, ठीक है। तो अंग्रेज तो वो उन क्षेत्रों की मांग करता है, यानी कि अब अंग्रेजों को जो है शुजाउद्दौला के साथ कुछ संधि करनी पड़ेगी, ये बात होती है। अब फिर कंपनी ने इसके एवज में क्या किया, कंपनी ने 26 लाख रुपया जो है पेंशन के रूप में सम्राट को दिया और कहा कि वार्षिक पेंशन आपको मिलेगी इतना, आप जो है हमारा कठपुतली बने रहिए। और फिर क्या किया, कोरा एवं इलाहाबाद का जो किला था उसको भी जीतकर जो है शाह आलम द्वितीय को दे दिया। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उस सम्राट को 6 वर्षों के लिए, कितना, 6 वर्षों के लिए कैद करके इलाहाबाद के किले में रखा। तो फिर फायदा क्या हुआ, कुछ तो फायदा नहीं हुआ, है ना। वो पूरा पूरा कठपुतली हो गया, उसका साम्राज्य तो गया, ठीक। फिर इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है, 2 संधियां होती है। दूसरी संधि में यहाँ पर अवध का नवाब शुजाउद्दौला आएगा, शुजाउद्दौला, और दूसरा जो नया नवाब बनाया गया निजामुद्दौला, यह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ये आपका मीर जाफर का दूसरा बेटा है, ठीक है। मीरान तो मर गया था लेकिन निजामुद्दौला भी जिंदा था, तो निजामुद्दौला को ही क्या किया, अंग्रेजों ने नवाब बना दिया, वही व्यक्ति है। तो देखिए दूसरी संधि में क्या क्या होता है। दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को होती है। अब अंग्रेज और अवध के नवाब सिराजुद्दौला नहीं है, शुजाउद्दौला होगा ना, आपको पता है यहाँ पर शुजाउद्दौला होगा, वो मिस्टेक हो गया है लिखने में, शुजाउद्दौला। फिर नवाब को हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपया कंपनी को देना पड़ता है। ईआईसी कंपनी को 50 लाख रुपया देता है, समझिए कितना कितना पैसा दे रहा है। अभी तो 50 लाख रुपया हम लोग कमा भी नहीं पाते। तो नवाब को बाहरी हमला से बचाने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि मैं सेना भेजूंगा, लेकिन उसका जितना सारा खर्च है ना, वो जितना सारा खर्च है आप उठाओ, नवाब को उठाने के लिए कहा गया। तो हर तरीके से जो है नवाब को नुकसान हो रहा था। और साथ ही आप देखे थे ना फर्स्ट संधि में शाह आलम द्वितीय ने क्या मांग किया था, तो यहाँ पर शुजाउद्दौला को बोला गया कि भाई आप जो है ना, जो शाह आलम द्वितीय मांग रहा है वो चीज़ दे दो, वो इलाका उसको दे दो। तो इसने दे दिया, उसने दे दिया, ठीक है। अब फिर क्या होता है, ये पूरा पूरा सारे सम्राट जो हैं अंग्रेजों के कठपुतली पूरा पूरा बन जाता है, यही इसका परिणाम है, ठीक है। और
इस तरीके से जब सारे, यानी कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ये पूरा इलाका, ये तो बंगाल हो गया, ये आपका दिल्ली हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया। बंगाल में उस टाइम कितना बड़ा इलाका था, सोचिए। आज का बांग्लादेश है ना, आज का उड़ीसा, आज का झारखंड, आज का बिहार, आज का उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, ठीक है, और आज का वेस्ट बंगाल, इतना बड़ा क्षेत्र पे जो है अंग्रेजों का पूरा पूरा दीवानी राइट्स भी मिल गया। और आपने देखा ना कि किस तरीके से निजामुद्दौला को पढ़ाया और कहा कि आप जो है कुछ नहीं हो, मेरा जो नियुक्त अधिकारी है ना, नायाब सूबेदार, वही सब कुछ है। यानी कि उसको उस टाइम बोला जाता था प्रशासन अधिकार, प्रशासन क्षेत्र में अगर अधिकार प्राप्त है तो उसको बोला जाता था निजामत। ठीक है, निजामत का भी अधिकार मिल गया और दीवानी अधिकार भी मिल गया। तो बचा क्या उन लोगों के पास? कुछ नहीं, ठेंगा बचा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि अंग्रेजों पहले दक्षिण भारत पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहा था, वो धीरे धीरे बंगाल से लेके उत्तर की ओर बढ़ना शुरू करता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा महत्व है इस लड़ाई का। आपको सारा चीज़ें पता हो गया, अब आप आराम से इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं दोस्तों। पहले आप मीर जाफर के बारे में बताइए, फिर अंग्रेजों के बारे में बताइए कि उन लोगों ने क्या क्या किया, फिर आप मीर कासिम के बारे में बताइए, और उसमें बीच बीच में ये सारी घटनाएं को लिख दीजिए जो मैंने बता रखा है। ठीक है, उसमें पटना हत्याकांड को भी आप लिख सकते हो। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। फिर बताइए कि 22 अक्टूबर 1764 को किन के बीच में लड़ाइयाँ होती है और उसमें कौन जीतते हैं। इन सभी को लिखने के बाद आप इलाहाबाद की संधि को भी लिखिए। उसके बाद आपका जो है सारे आंसर में जो भी चीज़ लिखना है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही बक्सर की लड़ाई की कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। आगे और बहुत ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है, आपको तो इतना याद भी नहीं रहेगा एग्ज़ाम में, लेकिन इतना बताने का रीज़न ही यही है कि आप जो है उसमें जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं उसको याद रख सकें और उसको लिख सकें। तो दोस्तों, आप लोगों का अगर मन है जेपीएससी मेंस का को बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा रैंक लाना है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टडी फॉर गोल्स को। ठीक है, आपको वहाँ विभिन्न तरीके का कोर्सेस मिलेंगे, बहुत सस्ते दामों में मिलेंगे, और आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको मैं वादा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स मिलेंगे। ठीक है, आपको कुछ हैंड रिटन्स भी मिलेंगे और साथ में कुछ फ्री लेक्चर्स भी मिलेंगे। और अगर आप जेपीएससी मेंस के सेकंड पेपर खोरठा का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे रंजीत सर से आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराया है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को भी सॉल्व करा रहे हैं। और आपको डाउट किसी चीज़ का होगा तो आराम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और वहाँ आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको झारखंड समान ज्ञान का प्रैक्टिस करना है, महाअभ्यास करना है, तो आप देखिए ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, ये देखिए 100+ सेट्स हैं, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है, विगत वर्षों के झारखंड जीके के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, है ना, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप इस ऐप को जल्द से जल्द डाउनलोड करें। और अगर आपको हम लोगों को फॉलो करना है तो आप सभी जगह फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में। ठीक है, इन सभी जगह हमारा लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। अगर आप CDPO PT का एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप टेस्ट सीरीज लगाइए। आपको पेपर 1 का 15 मॉक टेस्ट मिलेगा, पेपर 2 का 15 मॉक टेस्ट मिलेगा, टोटल 30 सेट का। अगर आप 30 सेट बना लेते हैं एग्ज़ाम से पहले तो जो क्वेश्चन का कलेक्शन है उससे आपको संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, अगर आप लोगों को हम लोगों का वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर कुछ कमियां दिख रहा है तो उनको कमेंट कीजिए, हम उस पर काम करेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाएंगे और पूरा एग्ज़ाम आते आते पूरा इतिहास ख़त्म करवा देंगे दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।